Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. In today's video we will be discussing a very important topic from surgery, and that is benign prostatic hyperplasia. Friends, benign prostatic hyperplasia, from the term itself आप ये समझ सकते हो that it is a condition of prostatic hyperplasia. That means prostate glands जो हैं उनकी सेल का नंबर इंक्रीज हो जा रहा है. So this can be understood as a small but significant definition of benign prostatic hyperplasia. Now let's try and understand that what exactly happens during this condition. Now let's move on to understanding the etiopathogenesis कि वो किस वजह से हो रहा है. So first of all, here we have two theories of etiopathogenesis. First one is hormonal theory. यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? इट हैज बीन कंपेयर्ड टू फाइब्रोएडिनोसिस इन फीमेल पेशेंट. इसमें क्या होता है कि जो लेवल ऑफ एंड्रोजन है, जैसे कि एज एडवांस होती है, एंड्रोजन का लेवल कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसमें हमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया देखने को मिलती है. सो हार्मोनल थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू हार्मोन्स, बेसिकली एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन. जैसे जैसे एज बढ़ती है एंड्रोजन का लेवल कम हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बिनाइन प्रोस्टेटिक hyperplasia. Now moving on, the next theory that we have is neoplastic theory. According to this theory, there is proliferation of all the elements of prostate. Neoplastic theory क्या कहती है? ना सिर्फ जो आउटर कवर है या फिर जो आउटर ट्रांजिशनल जोन है, ना सिर्फ वही जो है उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है, बट जो फाइब्रस, मस्कुलर, ग्लैंडुलर जितने भी जोन हैं वो सब ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से फाइब्रो मस्कुलर, मायो, ग्लैंडुलर एडिनोमा. सो जो बीपीएच है इसको फाइब्रोमायो एडिनोमा भी कहा गया है. किस चीज में? यहां पर जो चीज हम मेंशन कर रहे हैं. सो दिस इज द नियोप्लास्टिक थ्योरी कि ना सिर्फ ट्रांजिशनल जोन में ग्रोथ हो रही है, बट ऑल्सो जो पूरा ग्लैंड है उसके फाइब्रस एज वेल एज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है. Now let's move on to discussing the secondary effects of benign prostatic hyperplasia. तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो यूरेथ्रा के पास होता है, तो हमें कुछ यूरेथ्रल चेंजेस देखने को मिलेंगे. जैसे यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाएगी, ऑब्वियसली वो बीच में यूरेथ्रा थी, साइड में ट्रांजिशनल जोन था, तो जब यहाँ पे हाइपरप्लेशिया होगी तो ये कहीं ना कहीं यूरेथ्रा वाले पार्ट को कंप्रेस कर देगा, इलोंगेट हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाती है नैरो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट में. Moving on, the effect is more with the median lobe enlargement, which is due to enlargement of subcervical glands. और median lobe के enlargement की वजह से ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है. मूविंग ऑन, यहाँ पर अगर हम चेंजेस इन ब्लैडर की बात करें कि हमें फर्स्ट वी हैव सीन यूरेथ्रल चेंजेस, अब हम चेंजेस इन ब्लैडर की बात करेंगे. तो ब्लैडर में क्या होगा? हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होगा? जो मसल्स हैं उनका बहुत ज्यादा थिक बंडल्स हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम ट्रेबिक्युलेशंस या फिर फैसिक्युलेशंस कहते हैं. फैसिक्युलेशन के बीच में कुछ सैक्यूल्स लाइक एरिया होते हैं, ठीक है, और ये क्या होगा? Since the saculi are thin, the pressure increases, herniation occurs outside resulting in the diverticuli. और क्या होता है? ब्लैडर में डाइवर्टिकुलाई का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? उस जगह पर यूरिन की स्टैसिस हो जाएगी. और यूरिन जब भी, क्योंकि यूरिन इज मेंट टू बी डिस्चार्ज्ड आउट, वो अगर बॉडी में रहेगी तो वो दिक्कत प्रोड्यूस करती है. सो यूरिन जब बॉडी में रहेगी तो वो कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करेगी, एंड देयर आर चांसेस दैट स्टोन फॉर्मेशन कैन आल्सो बी सीन. मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन यूरेटर एंड किडनी. तो क्या मिलेगा हम लोगों को? क्योंकि जो यूरेथ्रा है उस लेवल पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगी. बाइलेटरल हाइड्रोयूरेटर भी हमें देखने को मिल सकता है. सो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग दिस टॉपिक। सो यहाँ पर जो बीपीएच होता है उसकी वजह से हमें बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस और रीनल फेलियर जैसी चीजें भी एंड रिजल्ट्स में देखने को मिल सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिकल फीचर्स कि हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे एक पर्सन में जो कि बीपीएच से सफर कर रहा है। सो टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल फीचर्स हम यहाँ पर एक की बॉक्स देखने वाले हैं जिसमें हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में मेंशन किया गया है। जो पेशेंट है उसमें फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो यूरिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी इंक्रीज हो जाती है, पर्सन जो है उसके यूरिन में हेजिटेंसी होगी, कई बार हमें अक्यूट एंड क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन भी देखने को मिल सकता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द केसेस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो सारे हमें देखने को मिलते हैं। नाउ वी हियर few points are mentioned that हेमेटूरिया रेयर हमें देखने को मिलता है। बीपीएच एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हमें कब देखने को मिलेगा? फॉलोइंग एल्कोहल एंड ड्रग्स। एल्कोहल और ड्रग्स के बाद ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। और बीपीएच विथ क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन हमें देखने को मिल सकता है ब्लैडर के एनलार्जमेंट की वजह से, जो कि हमने देखा था हाइपरट्रॉफी हो जा रही थी, सैक्युलेशन और फैसिक्यूलाई का फॉर्मेशन हो जा रहा था। Now let's move on to discussing the complication कि बीपीएच की वजह से क्या complications हमें देखने को मिलेंगे। So first of all here it has been mentioned that stone का formation मिल सकता है, diverticuli का formation हमें देखने को मिल सकता है, कई बार रीनल फेलियर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड रिकरेंट यूटीआई क्योंकि यूरिन जो है उसका स्टैसिस हो रहा है, सो देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंट यूटीआई। मूविंग ऑन टू डिस्कसिंग द डायग्नोसिस कि हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एनलार्ज प्रोस्टेट को हम फील कर सकते हैं बाय डिजिटल एग्जामिनेशन से थ्रू रेक्टम। सो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू हमें ये बात पता चल सकती है। ऑल्सो देयर इज अ क्राइटेरिया कि किस हिसाब से आपको पता चलेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट है या नहीं है। सो 0 to 35 इज द स्केल। अगर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज 0 to 7 होता है, दिस इज द केस ऑफ माइल्ड बीपीएच। अगर 20 to 35 होता है, सो दिस इज द केस ऑफ सीवियर बीपीएच। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है? क्योंकि किडनी इज इन्वॉल्व, यूरेटर इज इन्वॉल्व, हमें ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये हमें इंडिकेट करेगा रीनल फेलियर को। यूरोफ्लोमेट्री हम लोग चेक करेंगे जिसकी हेल्प से हम एसेस कर पाएंगे कि जो पर्सन है उसको यूरिन वॉइड करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अल्ट्रासोनोग्राम यूएसजी हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे हमें साइज पता चलेगा, वेट पता चलेगा प्रोस्टेट का। हम ये पता कर पाएंगे कि जो रेजिड्यूअल यूरिन बच रही है वो क्या बहुत ज्यादा है, और अगर है तो उसकी वजह से कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर ब्लैडर वॉल में कुछ चेंजेस जैसे कि हाइपरट्रॉफी, फैसिक्यूलेशन का फॉर्मेशन तो नहीं दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये एग्जैक्टली ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है दैट जो पर्सन है उसको यूरिन पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ रही है स्टिल उसको यूरिन वॉइड करते रहना चाहिए, बिकॉज अगर यूरिन की स्टैसिस होगी तो हम सबको पता है दैट यूरिन जब भी बॉडी में अक्यूमुलेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है स्टोन फॉर्मेशन के लिए, वो हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगी और जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे रीनल फेलियर तक हो सकता है। तो पर्सन को हमें एडवाइस करना है दैट वो पोस्टपोन ना करे मैच्योरेशन को। ऑल्सो हैवी अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो पेशेंट को नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नाउ मूविंग ऑन, हियर आर मेंशन्ड 2 ड्रग्स जिसका आप यूज कर सकते हो। एक एड्रीनर्जिक अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड
फिनास्टेराइड है, फिनास्टेराइड एसीटेट को भी आप यूज कर सकते हो। किस चीज के कंडीशन में? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। ये ज्यादातर लार्ज प्रोस्टेट साइज में भी दिया जाता है ये ड्रग। नाउ मूविंग ऑन टू डिस्कसिंग द सर्जिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट वन वाज मेडिकल ट्रीटमेंट, नाउ विल डिस्कस द सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट की इंडिकेशन क्या होगी, कब आपको लगेगा कि आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट पर्सन को दे देना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यूरिन का रिटेंशन अक्यूट है, तो अगर क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन है जो कि 200 ml से ज्यादा है, तो उस केस में आप जो पर्सन है उसकी सर्जरी करोगे। मूविंग ऑन, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इतना ज्यादा है कि वो पर्सन की नॉर्मल लाइफ स्टाइल को ऑल्टर कर रहा है, एंड अगर आपको कॉम्प्लिकेशन, हीमेटूरिया लाइक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में भी हीमेटूरिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस, प्रोस्टेटिक डायवर्टिकुलाइसिस, अगर कैलकुलस का फॉर्मेशन मिल रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन जो कि हमने यूटीआई देखा, और प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, तो उन सारे कंडीशन में हम लोगों को सर्जरी इंडिकेटेड होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सर्जरी, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड्स। ये जो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंटली यूज्ड मेथड एंड मोस्ट इफेक्टिव, एंड ऑल्सो वी यूज दिस मेथड ऑफ ट्रांसवेसाइकल सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी। ये 2 प्रोसीजर्स है जिसका मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। उसके अलावा रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेटेक्टमी एंड पेरिनियल प्रोस्टेटेक्टमी, बोथ ऑफ दीज things are used, but as you can see, it has been mentioned here that perineal prostatectomy is not done nowadays. So basically जो treatment यूज किया जाता है वो टर्प है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, एंड ऑल्सो कुछ यहाँ पर न्यू ट्रीटमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे इंट्रायूरेथ्रल स्टेंट्स यूज करते हैं, या फिर YAG लेजर एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप ये चीज प्रिवेंट कर सकते हो या फिर इस चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हो। So friends, this was all about benign prostatic hyperplasia from my side. I hope you like this video. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस अपलोड करूं और वो वीडियोस मिस ना हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप